नमस्कार भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल के रिपोर्ट कार्ड की। स्वास्थ्य क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट में वृद्धि को स्वर्णिम दौर का दावा कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ कई ऐसी स्वास्थ्य के क्षेत्र की समस्याएं हैं जिनके समाधान को ढूंढने का इस रिपोर्ट कार्ड में राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई देती है। तो आज बात होगी उन सवालों की कि किस तरह से उन समस्याओं के हल ढूंढे गए हैं और डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम कितना ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋतु जी। और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे 2 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं। राजनीति में आने से पहले समाज को समझने और जोड़ने की संवेदनशील दृष्टि रखने वाले नरेंद्र शिवाजी पटेल आज मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के जमीनी चेहरे के रूप में उभरे हैं। 2023 में उदयपुरा विधानसभा से ऐतिहासिक जीत के बाद उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। उनके कार्यकाल का फोकस नीति निर्माण से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक डिलीवरी पर रहा। आयुष्मान योजना का व्यापक विस्तार, शासकीय अस्पतालों में 84,000 से अधिक कार्डियक सर्जरी, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और बॉन्ड डॉक्टरों की सेवाओं को सुदृढ़ करना, ये उनके 2 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां हैं। उन्होंने स्वास्थ्य योजनाओं की डिलीवरी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया। नरेंद्र जी, इस बातचीत की शुरुआत हम राज्य की 21% जनजातीय आबादी से करते हैं। 2023 में शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत हुई। इस मिशन का टारगेट 2047 में इससे मुक्त होने का ये टारगेट है। कितनी बड़ी चुनौती रही लॉजिस्टिकली, स्क्रीनिंग की भी, और क्या रिपोर्ट कार्ड के आंकड़े बताते हैं 2 साल में इस क्षेत्र में? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि आपने भी कहा, शहडोल से प्रारंभ हुआ था। हम मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। चूँकि सिकल सेल की बीमारी विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में अधिक है, इसलिए उस कार्यक्रम का शुभारंभ भी वहीं से हुआ था। उसका हमारा जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करने का लक्ष्य है वो जनजातीय क्षेत्रों में है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी भी व्यक्तिगत रुचि लेकर उस अभियान में मॉनिटरिंग स्वयं भी करते हैं। अब लगातार हम लोगों ने करोड़, जो हमारे 1 करोड़ से प्लस जो है स्क्रीनिंग हो गई है। अनेकों लोगों को हम लोगों ने जो सिकल सेल के संभाग हैं या पीड़ित हैं उनके कार्ड जारी कर दिए हैं। चूँकि सिकल सेल की बीमारी में ये अनिवार्य है कि 2 सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति या संवाहकों की आपस में शादी ना हो, विवाह ना हो, इसलिए ये सिकल सेल के जो कार्ड हैं वो बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। जिस तरह से कि कहते हैं कि हम कुंडली मिलाते हैं, बिल्कुल ज्योतिष में जो भरोसा रखते हैं उनके लिए एक अच्छा विचार है। लेकिन मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी अब हम ये कहते हैं कि सिकल सेल कार्ड जरूर मिला लें, और सिकल सेल कार्ड मिलाने के बाद यदि आपको ये परमिट करते हैं तो आप शादी करें, अन्यथा आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी पर प्रभाव ना पड़े सिकल सेल का, इसलिए अनिवार्य है। इस तरह का जन जागरूकता के कार्यक्रम भी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर चले हैं, और मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार इस क्षेत्र में भी नए सोपान हासिल कर रहे हैं। नरेंद्र जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर है। 33 मेडिकल कॉलेज से 50 करने का लक्ष्य है जी। बजट में वृद्धि की गई है जी। मकसद कौन से बड़े बदलाव हैं जो जमीन पे 2 साल में जिसमें काम होना शुरू हो चुका है, दिख रहे हैं और आने वाले समय में दिखेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती थी तो वो डॉक्टर्स उपलब्ध ना हो पाने की थी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बात को समझा जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं समझा था, कि जिस दर से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है
उस दर से हमको डॉक्टर्स की जरूरत होगी, उस दर से हमको मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। इस बात की जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि अधिकतर समय कांग्रेस की सरकार रही है और उन लोगों ने इस पर विचार किया नहीं, लेकिन हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विचार किया और उसका परिणाम रहा कि आज देश के अंदर जितना 50-60 साल कांग्रेस के राज करने के बाद में जितने मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर खुले थे, आज उससे भी ज्यादा मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में हो गए। कल मैं नड्डा जी को सुन रहा था, 800 से अधिक मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये संभाला था अपना पदभार, उस समय केवल 300 कर कुछ संख्या थी इन मेडिकल कॉलेजों की। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के अंदर भी मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि कांग्रेस के शासनकाल में कुल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन हमने हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर दिए। जितना वो 50-60 साल में कर पाए थे, उतना हमने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 साल में कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज हो। हमने मध्य प्रदेश के अंदर ये लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया और हम इससे एक कदम आगे जा रहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बेशक कहा था। जैसे अभी आपने भी आंकड़े गिनाते हुए कहा कि 33 मेडिकल कॉलेज अभी हमारे इस समय चल रहा है, 19 सरकारी हैं, 14 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। कल ही हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी ने 4 पीपीपी मोड के जो हमारे आने वाले हैं जिनका अनुबंध हो गया, उनमें से 2 के भूमि पूजन किए हैं, धार में और बैतूल में। 2 का भी भूमि पूजन शीघ्र होने वाला है, 9 अभी पाइपलाइन में और है। तो निश्चित रूप से हम ये संख्या जो हमारे 55 जिले हैं, उन 55 हर जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज खुल सके, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से यदि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो उच्चतर व्यवस्थाएं हैं, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, वो हमें यदि उपलब्ध कराने का काम कर रहा है, तो हमारे ध्यान में गांव भी है, गरीब भी है और छोटी इकाई भी है। इसलिए जो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनके भी उन्नयन का लगातार काम कर रहे हैं। उनमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे मानव संसाधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने 46,000 से अधिक पदों को सृजित करके जो हमारे मानव संसाधन है उसको बढ़ाने का काम भी किया है। मैं गिनाऊंगा तो निश्चित रूप से लगता है कि ये पूरा सेशन ही स्वास्थ्य क्षेत्र में ये स्वास्थ्य क्षेत्र में ये तमाम समस्याएं एक लंबे समय से रही हैं, रिक्त पदों की, डॉक्टरों की कमी। और जब हम बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नरेंद्र जी, तो सबसे बड़ा सवाल है क्या इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पीपीपी मॉडल में जितने अस्पतालों को स्वीकृति दी जा रही है, सब्सिडी के तहत दी जा रही है, ऐसे में क्या उस दूरी को भी पाटने की कोशिश लगातार हो रही है कि सीएचसी और पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कितने बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि कई रिपोर्टों में इसका जिक्र है, 81% तक ये माना जा रहा है कि चाहे वो डॉक्टरों की कमी हो या इंफ्रा की कमी देखी जा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि यदि हम एक तरफ विश्व स्तरीय सुविधाओं को जुटाने का काम कर रहे हैं, तो हम निचले स्तर पे भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमको 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 15वें वित्त आयोग से हमको मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नए भवन निर्माण के काम प्रारंभ किए और बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपसे कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से हम उन्नयन कर रहे हैं, मानव संसाधन का भी कर रहे हैं। और निचली इकाई में भी हमने जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की एक व्यवस्था की है कि बिल्कुल उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम हर गांव में हमारा ऐसा व्यवस्था रहे, आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए प्रसव की जो है व्यवस्था, वो तो गांव-गांव में
प्रसव होते हैं तो हम सबकी चिंता करना, उनके समय पे उनका टीकाकरण होते रहे, क्योंकि ये आप तो जो टीका व्यवस्था वैक्सीनेशन इत्यादि आ गए हैं वो गर्भावस्था में भी कुछ लगते हैं, तो उनकी चिंता हमारी आशा कार्यकर्ता करती हैं, घर घर जाती हैं, घर घर डाटा रखती हैं, उसकी पूरी ऑनलाइन व्यवस्था की है। तो निश्चित रूप से मैंने जैसा आपसे कहा कि प्रत्येक नागरिक से लेके एक एक नागरिक की चिंता हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करते हैं। उनके लिए जैसे खास तौर से जो हमारी बहनें हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके बारे में भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अनेकों योजनाएं भी बनाई हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उनको मध्य प्रदेश में लगातार क्रियान्वित कर रहे हैं। अब राज्य में पिछले कुछ समय में नर्सिंग क्राइसिस को लेकर कुछ सवाल उठे हैं और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक ने टिप्पणी की। ऐसे में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय, क्या ये एक समाधान के तौर पर सामने आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, जब हम पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, कल ही जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने जब हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठे और हेलीकॉप्टर को जब बंद करने का, उसको उड़ाने का जो पायलट काम कर रहे थे, तो पूरा एक उन्होंने हर बात को एक बहुत सिस्टम से करने का काम किया। हर चीज़ का उनका तय था कि कब क्या करना है, कब पंखे को कितनी गति देना है, कब इंजन को कितनी गति देना है, कब जो वहाँ पे उनके जो पहिए इत्यादि के जो रखे हुए थे रोकने के लिए उनको हटाना है, कब गेट बंद करना है। ये जो एसओपी है, उन्होंने कहा कि ये जो एसओपी है ये सीखने की बात है और हमको गवर्नमेंट के हर काम में ये एसओपी क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जिस बात का आपने उल्लेख किया, नर्सिंग की जो समस्याएं हमारे यहाँ पे आई थी, चूँकि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ये बात कही है तो ये तो निश्चित है कि इससे पहले लोग खाते रहे होंगे, तब तो प्रधानमंत्री जी को ये कहने के लिए विवश होना पड़ा। और पहले प्रधानमंत्री, मैं राजीव गांधी जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश की बीमारी को बताने का काम किया था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है, 15 पैसे ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राही तक पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में गायब हो जाता है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हमारे देश के, इसलिए उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने बीमारी बताने का काम किया। लेकिन इस बात की भी बिल्कुल आपने जो बहुत अच्छी बात पकड़ी है, यदि उसको इलाज करने का किसी ने काम किया है तो हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 रुपया पूरा हितग्राही के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। तो निश्चित रूप से जो आपने प्रश्न कहा, मैंने उसका थोड़ा घुमा फिरा के उत्तर दिया है, लेकिन उत्तर यही है कि गड़बड़ करने वाले लोग गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुचिता की राजनीति भी स्थापित करेंगे और सत्ता में निश्चित रूप से शुचिता के साथ काम होगा, ये स्थापित करेंगे। सार्वजनिक जीवन में, चाहे वो शासकीय व्यवस्था में हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, उन सब की जिम्मेदारी हर बात पे तय होना चाहिए। रोड पे यदि एक्सीडेंट हुआ है तो रोड पे एक्सीडेंट होने के क्या कारण रहे हैं वो भी तय होने चाहिए, कि डिजाइन में कहीं गड़बड़ थी या डिजाइन में कोई मेंटेनेंस में गड़बड़ थी। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ, मेरे जिनसे मेरा सीधा संबंध आया। आपने कहा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उसके उदाहरण आपको बताता हूं कि अभी हमारा एक छिंदवाड़ा में कांड हुआ। आप पूछें प्रश्न, उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन हमने तय किया कि जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लोगों ने बहुत विरोध किया कि डॉक्टर पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। मैं खुद उन परिवारों में गया था, खुद उन परिवारों में देख के आया था। वो बच्चों को 2-2, 3-3 बार उस डॉक्टर के पास पहुंचे थे, उसके बाद भी डॉक्टर की यदि आंखें नहीं खुली, ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी करने का हक नहीं है। और उसमें दोषी था, उस पर एफआईआर हुई। हमको धमकी दी गई कि सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे। हमने कहा खूब चले जाओ, हमें इस्तीफा देना पड़ेगा दे देंगे, लेकिन एफआईआर होनी चाहिए। तो एफआईआर हुई। बाद में जब वहां के तो जितने मेडिकल शॉप वाले थे बोले मेडिकल शॉप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमने कहा क्यों नहीं होना चाहिए, मोटा कमीशन तुम लोग खाते हो और ऐसे षड्यंत्र में शामिल होते हो। उन्होंने भी
धमकी दी, स्ट्राइक भी की एक दिन की। मैंने कहा जिन जिनको मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल स्टोर्स नहीं चलाने, अपने लाइसेंस जमा कर दो, नए बच्चों को लाइसेंस जारी कर देंगे। तो डरने का नहीं। हमारे यहाँ एक पुल गिरा, मैं खुद बोल रहा हूँ, आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने जिद करके कहा कि इसमें जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, और जिम्मेदारियां तय हुई और FIR भी कराई हमने, इंजीनियर्स के नाम भी शामिल किए। निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस प्रशासन में। शासन का पैसा जनता का पैसा है, हम जनता के पैसे का उपयोग करते हैं, उसको खर्च करते हैं। हम अपने परिवार की इमारत बनाते हैं, 50 वर्ष चलती, 100 वर्ष चलती। सरकारी इमारत 5-10 साल में खराब हो जाती, तो क्यों नहीं जिम्मेदारी तय होना चाहिए। निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी होगी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अपराध होगा तो सजा भी मिलेगी। बिल्कुल नरेंद्र जी, ये बड़ा आश्वासन है। हम दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे, आयुष्मान भारत अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। एक डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी एक तरह से एक पूरा मैकेनिज्म तैयार है मध्य प्रदेश में। किस तरह से ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में तस्वीर को बदलने में मदद मिल रही है, क्योंकि अब तो कई ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो सीधे अब डिजिटली कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इसके लिए मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी, अपने समय के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही मेरे को एम्स, भोपाल एम्स से उनका स्मरण आ गया है, क्योंकि भोपाल एम्स उन्हीं की देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो आज यदि हम लोगों ने लगातार जो एम्स खोलने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो और ज़्यादा तेजी से हुआ है, आज 23 एम्स हैं। तो निश्चित रूप से यदि छोटी इकाई हमने खोली हैं तो बड़ी इकाइयों का भी काम हम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का आपने पूछा, निश्चित रूप से आयुष्मान कार्ड जैसी योजना बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर व्यक्ति के, हर नागरिक के, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में 5 लाख तक की इलाज करने की सुविधा दे दी है। तो हर गरीब आदमी आज निश्चिंत है, और उससे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में गरीब व्यक्ति भी जा सकता है। मैं तो अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तो एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा चला के, जो आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग हैं उनके लिए भी एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा दी है, और कई लोगों की हम जान बचा पाने में उस एयर एम्बुलेंस के कारण समर्थ हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो नेतृत्व है, जनता के प्रति बहुत संवेदनशील नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से आयुष्मान कार्ड जैसी योजना से गरीब की भी चिंता हुई है। तो मैं यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जनता की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम जब गांव-गांव में जाते हैं, गांव-गांव में सुनते हैं। मैं जम्मू कश्मीर गया था, वहाँ पे तो लोग इसको गोल्डन कार्ड बोलते हैं, गोल्ड कार्ड बोलते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का वो गोल्ड कार्ड है, यानी जो घर में रखा हुआ सोना है उसकी रक्षा करने वाला है। क्योंकि घर में लोग जब बीमार कोई यदि पड़ जाता है तो लोग अपनी जमीन जायदाद, अपने जो भी सोने के आभूषण आदि रहते हैं वो बेच के अपने परिवारजनों का इलाज कराते थे। लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इससे जनता में हर्ष व्याप्त है। नरेंद्र जी, 3 साल, आने वाले 3 साल के रोड मैप पे थोड़ी बातचीत हो जाए। 592 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली मेड सिटी का निर्माण उज्जैन में हो रहा है। क्या मकसद है, क्या बड़ा बदलाव लेके आने जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम एक और चिंता कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, और ग्रामीणों का कनेक्शन, मैंने जैसे आपने जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की थी, मैंने एम्स की बात की थी, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आसानी से, चूंकि अब रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, मेरी विधानसभा से मैं समझता हूँ कि 1-1.5 घंटा लगता है, लोग भोपाल आ जाते। तो हमारे जो ऐसे सेंटर्स हैं, चाहे भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ऐसे सेंटर्स पे जैसे मिड सिटी हमने अभी उज्जैन में बनाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, विश्व स्तरीय सुविधा, यानी दुनिया में जहाँ भी जो भी इलाज सर्वोत्तम है, जो भी मशीन सर्वोत्तम है, वो हमारे प्रदेश में उपलब्ध हो, ऐसी मेडिसिटी हम बनाने जा रहे हैं। और इससे भी अब डॉक्टर मोहन यादव जी का चूंकि
गृह क्षेत्र है, इसलिए लगता है कि उज्जैन में मेडिसिटी आई है 552 करोड़ की। तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि 773 करोड़ का अभी भूमि पूजन इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल के नए भवन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो निश्चित रूप से लगातार जो विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम अपने जो ऐसे बड़े केंद्र हैं उनमें दे सके अपने नागरिकों को, उसका ये प्रयत्न है। ठीक। नरेंद्र जी, लगातार जो नीतियां दिखाई देती हैं उसमें आने वाले 3 सालों में हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 में लॉन्च की गई। 200 से अधिक निवेश प्रस्ताव भी आ चुके हैं। तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में जितना निवेश हम देख रहे हैं पीपीपी मॉडल के जरिए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो एक बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्या इसके बरखिलाफ दूसरी तरफ जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका विस्तार भी उसी पैमाने पर हो रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न कहा है, हमारी सरकार का प्रयत्न दोनों ही क्षेत्रों में है, सरकारी क्षेत्र में भी है और प्राइवेट क्षेत्र में भी है। क्योंकि अब जो नई व्यवस्था आ रही है, नरेंद्र मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि वही जो शासन का करने का काम है वो शासन करे, जो व्यापार करने का काम है वो व्यापार करें, जो सेवा करने का काम है वो सेवा भावी लोग करें। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन तीनों की आवश्यकता है। व्यापारी की भी आवश्यकता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जो सेवा भाव से ही हो सकता है, तो सेवा भावी लोगों की भी आवश्यकता है। उसकी मॉनिटरिंग करने का, रेगुलेशन करने का काम गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट करे। तो हमारा दोनों क्षेत्रों को मिला के प्रयत्न है कि सरकारी क्षेत्र में भी चूंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ, आशा, एएनएम तमाम हमने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी, परंतु अपना प्राइवेट क्षेत्र भी उसमें अपनी भूमिका निभा सके। इसलिए बहुत अच्छी पॉलिसी हमारे मध्य प्रदेश में हम लाए हैं। हम जो यदि मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो बड़े मेडिकल संस्थान खोलना चल रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स के लिए भी सुविधाएं दे रहे हैं, छोटे क्षेत्र में खोलते हैं तो और ज़्यादा सुविधा देने का काम कर रहे हैं। तो अब जब गरीब, ये प्रश्न ये आता कि आप प्राइवेट सेक्टर को जब बढ़ावा देंगे तो गरीब का इलाज कैसे होगा, ये चिंता का विषय रहता है। वही सवाल बिल्कुल निश्चित रूप से। तो जब आयुष्मान कार्ड हमने हर नागरिक के हाथ में दे दिया, हर नागरिक को ये अधिकार दे दिया कि वो 5 लाख तक का इलाज अपना किसी भी आयुष्मान कार्ड के लिए जो पंजीकृत हॉस्पिटल है उसमें करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अधिकतर हॉस्पिटल पंजीकृत हैं आयुष्मान में, प्राइवेट से बड़े हॉस्पिटल पंजीकृत हैं, और जो पंजीकृत नहीं है हमारे लोगों का प्रयास है कि वो भी पंजीकृत हों। कुछ हॉस्पिटल्स 5 स्टार सुविधाएं रखते हैं, या ये वो ऐसा कि एलिट वर्ग के लिए रखें या बड़े लोगों के लिए ही वो हॉस्पिटल बना हुआ है। हम कहने गरीब की सेवा करनी पड़ेगी। इस अंतर को इन तमाम पॉलिसीज के तहत खत्म करने जा रहे हैं, जिसमें पीपीपी मॉडल में 40% सब्सिडी पर कैटेगरी ए सिटीज में बड़े अस्पतालों का निर्माण होने जा रहा है, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में। जी मैम। अंत में आपसे सवाल मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर। जब आप मातृ शिशु संजीवनी मिशन की शुरुआत करते हैं तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि समस्या तो है, तो इस समस्या को क्या टाइम बाउंड टारगेट के साथ खत्म करने का मकसद है? बिल्कुल निश्चित रूप से, चूंकि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बहुत चिंता का विषय है और इसके लिए लगातार मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसके लिए हमने विभिन्न कार्यक्रम बना रखे और इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि हम गर्भवती महिलाओं के प्रारंभ की स्थिति में ही उनको चिन्हित कर लें। हमारी आशा बहनें ये काम करती हैं, तो उनके माध्यम से चिन्हित करके उसी समय से उनका पूरा परीक्षण हो जाए, उनको किस बात की कमी है, कौन से विटामिन चाहिए, किसी को आयरन की कमी है, किसी में हीमोग्लोबिन की कमी आती है मान लीजिए, तो उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, उसकी दवाइयाँ इत्यादि का भी निःशुल्क व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से उसके लिए भी हम बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल पर्सन टू पर्सन अप्रोच करने का काम कर रहे हैं। अनमोल पोर्टल हमने उसको लॉन्च किया, उसके माध्यम से भी पूरा उनका मॉनिटरिंग यदि हमारे हेड ऑफिस में बैठ के होता है तो ग्राउंड लेवल पे बैठ के भी हमारे पूरे अधिकारी और कर्मचारी वो काम करते हैं और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को न्यूनतम करना और विश्व के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनके नज़दीक ले जाने का हम इसमें प्रयास कर रहे हैं और सुधार करने का लगातार जो अभियान चल रहा है और लगातार सुधार हो रहा है। मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि लगातार सुधार हो रहा है और आने वाले समय में
और सुधार होगा। और उस चुनौती को लेकर हम चल रहे हैं, वो चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करके और सुधार करने का प्रयास निश्चित रूप से लगातार जारी रहेगा। ठीक नरेंद्र जी, 3 साल के बाद मातृ शिशु संजीवनी मिशन का कितना बड़ा असर जमीन पे दिखाई दिया, इस पर भी होगी पड़ताल। लेकिन आज विस्तार से बात की नरेंद्र जी ने कि किस तरह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जो दूरी स्वास्थ्य के क्षेत्र में है उसको पाटने में एक बड़ा काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।